हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर नाउ गोना टॉक अबाउट अवर बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट 5 डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन की क्लास 4 है ये, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये यूनिट काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें कंटेंट थे। तो फाइनली आज हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट एंड द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यही हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स रेस्पिरेशन डाइजेशन के हैं उन सभी को हलवा क्लियर कर लिया है। ओके, तो आज का टॉपिक जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। दैट इज वाई मैंने अच्छा खासा समय लेकर के इस टॉपिक को तैयार किया है कि कैसे मैं आपको इसको एकदम हलवा क्लियर के मतलब करके और रिप्रेजेंट कर पाऊं। ठीक है, तो भले ही आपको ये टॉपिक आज तक बहुत ज्यादा हार्ड लगा होगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज ये टॉपिक आप मेरे से पढ़ लोगे तो आपको कहीं और इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, क्या होता है ये कर्व? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व डिमॉन्स्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आई नो कि स्लाइड्स पे लिखी हुई कोई भी बात अभी आपको समझ नहीं आएगी। मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, तो प्लीज अपने लिए एक पेन और एक कॉपी उठा करके लेके आओ, बिकॉज अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसे नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मेरी बातों को सुनो फिर नोट डाउन करो। ठीक, चलो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिवाइज द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज रेस्पिरेशन। So basically in respiration we saw there is a trachea. Okay, एक ट्रैकिया था, ट्रैकिया से आपके ब्रोंकस जो हैं वो इमर्ज हो रहे थे, एंड देन ब्रोंकस से यू हैव अ ब्रोंकिया लाइक ब्रोंकियोल्स, उनका इमर्जेंस हो रहा था। देन दिस ट्रैकिया इज कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड थी। ये जो आपके टर्शरी ब्रोंकियोल्स थे, वहां से आपने देखा कि एल्वेलाई जो है उसका इमर्जेंस हो रहा है। ठीक है, क्या बाहर निकल रहा है? एल्वेलाई। और मैंने आपको बताया था कि एल्वेलाई जो है, उसी जो एल्वेलाई है वो सराउंडेड है बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज जिसने एल्वेलाई को सराउंड किया हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एल्वेलाई इज द मेन सेंटर जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एंड द गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो एल्वेलाई क्या करती है? एल्वेलाई हमारे ब्लड कैपिलरीज में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो क्या करती है? साफ करती है। ऐसे आप याद रखो, बड़े ही ना नॉर्मल शब्दों में, डेली लाइफ के यूजेस शब्दों में मैं आपको ये चीजें बताना चाहती हूँ कि आप भूलो मत कभी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट से आता है। ठीक है, एंड हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको साफ करके हम देखते हैं कि जो एल्वेलाई है वो हमारी बॉडी की टिश्यूज हो गई, ब्रेन हो गए, ऑर्गन्स हो गए, उनको पहुंचा देती हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो CO2 को हमारे एल्वेलाई में डाल रही हैं, एंड देन O2 को हमारे आरबीसी में जोड़ करके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रही हैं। सो बेसिकली इस पोर्शन को मैं और अच्छे से आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ, तो आप आराम से ध्यान दे करके समझना। ठीक है, चलिए, लेट मी ड्रॉ एल्वेलाई फॉर यू, जिससे आपको बहुत क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाएगी। पेशेंस के साथ समझोगे, जीवन में मैं सच बता रही हूँ, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो, मान लो कि ये हमारा एक एल्वेलाई है। जैसे अपन बल्ब देखते हैं ना, एक बैलून, एक शैक, उस तरीके से आपको ये एल्वेलाई ड्रॉ कर लेनी है। फ्लो चार्ट के रूप में मैं पढ़ाऊंगी, टाइम दूंगी स्क्रीनशॉट करने का, तो अभी सिर्फ बातों को समझना मेरे। ठीक है,
एंड देन वी हैव अ लेयर इन द एल्वेलाई जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मान लो एक एल्वेलस लेयर भी अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारे एल्वेलाई की लेयर, जिसे हम कह रहे हैं एल्वेलस लेयर, एल्वेलस वॉल, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एल्वेलाई। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि एल्वेलाई जो है वो इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज से क्या होती हैं, सराउंडेड होती हैं। होता क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं दे लव ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के ये प्रेमी होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। दे आर व्हाट, दे आर द प्रेमी ऑफ ऑक्सीजन। इन्हें ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। तो ये चाहते हैं कि मेरे पास बस ऑक्सीजन आ जाए। तो होगा क्या कि हमारे एल्वेलाई में, क्योंकि आप जान रहे हो कि फ्रॉम द नोजल, आप नोज से सांस लेते हो, फिर नॉस्ट्रिल, फिर आपके लैरिंग्स वगैरह, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, एंड देन एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है उसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। होगा क्या कि अब ऑक्सीजन एल्वेलाई के पास है, ठीक है, क्योंकि गैसेस सेक्शन में एल्वेलाई के ही पास जो हमारा ऑक्सीजन है वो आ रहा है। और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है। आपको पता होगा कि आरबीसी जो है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन किसको प्यार कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो होगा क्या कि जितनी भी हमारी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होंगी, जो कि हमारे हार्ट के द्वारा पंप किया जा रहा है, हार्ट उसे क्या कर रहा है, भेज रहा है हमारे एल्वेलाई के पास, जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके पास पंप करके भेज रहा है कि इसे साफ करके लेकर के आओ, ठीक। तो मान लो कि दिस इज योर एल्वेलाई, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ओके, एंड दिस इज द कनेक्शन बिटवीन योर ब्लड कैपिलरीज एंड हार्ट। वेरी सिंपल हार्ट, अगर मैं नॉर्मल सा जो बच्चों वाला हार्ट होता है वो बनाऊं, तो कुछ इस तरीके से आपको जो हार्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक। अब जैसा मैंने कहा कि हमारा जो हार्ट है उसके दो चैम्बर्स होते हैं, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है, ठीक। तो मान लो कि मैं यहाँ पर ऐसे हार्ट बना दे रही हूँ, ठीक। अब हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा फ्रॉम द राइट साइड कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो हमारे एल्वेलाई तक किसी भी तरीके से पहुंच जाए, ठीक। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का मतलब समझते हो आप। मान लो कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड की मैं अगर बात करूं और ऑक्सीजिनेटेड ब्लड की बात करूं, तो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा इस ब्लड में कम होती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लांट का बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए जीवित रहने के लिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें, ये ऑक्सीजन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम इसका एटीपी, इसका हम यूज करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस कर लें। और जैसे ही वो प्रोसेस चल रही होती है ना एनर्जी प्रोडक्शन की, तो हम देखते हैं कि उसी प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही। अब डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड और ऑक्सीजिनेटेड ब्लड में आप जब भी मैं ब्लड बोलती हूँ तो हमें आरबीसी की याद आती है ना। तो हमारा आरबीसी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इन CO2 एंड O2 को ट्रांसपोर्ट करने में। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 98% जो हमारा आरबीसी होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, इसी के दौरान आप देखते हो कि हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। 98%, 2% केवल प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा था कि कुछ परसेंट ही केवल हीमोग्लोबिन, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के
रूप में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और कुछ प्लाज्मा में और कुछ बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो हमारा आरबीसी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करे। अब हमारे हार्ट ने क्या किया है, ये जो हार्ट है इसने क्या किया, इसने पंप कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द एल्वेलाई, कि एल्वेलाई भाई आप लो इस ब्लड को और इसे आप मुझे साफ करके दे दो, ठीक है, ताकि मैं इसे क्या करूं, अपने अदर टिश्यूज हो गए, ब्रेन हो गए, उन तक मैं पहुंचा दूं। ठीक, अब होगा क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे आरबीसी के जो एचबी हैं उनसे जुड़ेंगे। मान लो कि ये हमारा एक आरबीसी है, आरबीसी सेल, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैसा होता है, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको, रुको, हीमोग्लोबिन का मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, देखो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और कंपोज्ड होता है 4 यूनिट से, और हर एक जो यूनिट्स है वो आपके ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए बेताब है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि हीमोग्लोबिन लव्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन एक कार है जिसमें 4 सीटिंग है, ठीक है, और 4 सीटिंग में क्या होगा कि 4 ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के 4 सीट्स पर बैठ सकती हैं, ठीक है, और इसी सीट पे बैठ करके जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट जो है वो कराता है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव नेचर का होता है। पहला जो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, ये देखो इनके 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, ये इनका हीम ग्रुप है और हीम ग्रुप के पास होता है आयरन, और इसी आयरन के प्रीसेंस के वजह से जो ऑक्सीजन होता है उसकी बाइंडिंग हो पाती है हमारे हीम ग्रुप से, ठीक। तो इनके पास क्या है, इनके पास 4 ऐसे, ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है, और ये हो गया चौथा। तो 4 हीमोग्लोबिन के पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 बाइंडिंग साइट है, बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, 4 जगह पर हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं वो कोऑपरेटिव नेचर में जुड़ सकते हैं। नाउ कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि जो हमारा पहला ऑक्सीजन जुड़ना चाहेगा, मान लो कि बीटा 2 पे आकर के ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो पहले जो जुड़ेगा वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पहले जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, वो 0.01 सेकेंड में हमारे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, जो फर्स्ट बाइंडिंग होगी वो काफी डिफिकल्ट होगी, लेकिन पहली बॉन्डिंग हो जाने के बाद से फिर दूसरा ऑक्सीजन आराम से जुड़ जाएगा, तीसरा उससे भी आराम से और जल्दी, और चौथा उससे भी आराम से और जल्दी। तो ये जो बाइंडिंग कहला रही है इसे अपन कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग, और ये पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो है वो कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जब हमारा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो कहलाता है, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको क्या बता रही थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे जुड़ा होगा, टेल मी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा होगा, वहां पर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है ना, तो वो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन अभी है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसको कन्वर्ट होना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन है जिसमें Fe नामक आपका एलिमेंट होता है जहां पर हमारा ऑक्सीजन आराम से बाइंड कर सकता है, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे यहाँ पर आप कार्ब बोलने से अच्छा है ऐसा बोलो कि ऑक्सीजन नहीं है ना, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, यानी डी यानी हमको हटा देना है कि डी नहीं, अब हमारे हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। तो इस दौरान होगा क्या
कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टाइटली स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सेंटर में आपको एक दिखाई देगा ऐसा कुछ, और फिर आपको 4 रिसेप्टर्स ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदलने के लिए ऑक्सीजन से क्या करना होगा? बाइंडिंग करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की वो 0.01 सेकेंड में होती है। काफी छोटा समय है, लेकिन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए वो काफी बड़ा समय हो जाता है। तो पहला ऑक्सीजन आकर के बड़ी ही डिफिकल्टी वे में हमारे हीमोग्लोबिन के एफई पार्ट से जुड़ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि अदर जो 3 साइट्स हैं उन पे भी अब क्योंकि पहला वाला जुड़ गया इजिली, तो अब चारों साइट्स पर इजिली हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाती है। और जैसे ही चारों साइट्स हमारे हीम ग्रुप के लाइक ऑक्यूपाइड हो जाते हैं ऑक्सीजन के, तो वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में देयर इज नो ऑक्सीजन, है ना, देयर इज नो ऑक्सीजन, दैट इज वाई हम इसको टेंस्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, टी कॉन्फ़िगरेशन। और वहीं पर, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? टी कॉन्फ़िगरेशन। और वहीं पर जब हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिलैक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो बहुत इजी है कि हीमोग्लोबिन लव्स ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन भाई प्रेमी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है ना काफी सुंदर महिला है, ठीक है, बहुत सुंदर महिला है। ये आसमान से उतरी परी है, ठीक है, जिनके पीछे हमारे अरे यार ये क्या, ये तो मैंने डेविल बना दिया। ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं। ठीक, तो ये काफी ज्यादा सुंदर है, भले यहाँ पे अभी सुंदर नहीं दिख रही हैं। इनके पीछे जो हमारे एचबी यानी हीमोग्लोबिन है वो लगे हुए हैं कि किसी तरह ये मुझे मिल जाए। ठीक है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है जब तक उसे पा नहीं लेगा तब तक वो टेंशन में रहेगा। वो यही सोचेगा कि कब मेरी ऑक्सीजन आएंगी, कब। वो वेट कर रहा है, वो एल्वेलाई के पास जाके वेट कर रहा है कि भाई भेज दे यार ऑक्सीजन को, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन भी नहीं जिंदा रह पाते हैं, तो वो वेट करते हैं। तो जब तक उनके पास ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता है तब तक वो कैसे रहते हैं? वो टेंस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पास फुल्ली ऑक्सीजन आ जाता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है अब रिलैक्स्ड यानी आर कॉन्फ़िगरेशन। So in deoxyhemoglobin, the globin unit are tight bound in a tense configuration, जिसे आप T configuration बोल रहे हो, which means that it actually reduces the affinity of the molecule for oxygen. Where oxygen is first bound, the bonds holding the globin units are released, producing a relaxed configuration or an R configuration, which exposes more oxygen binding site. तो ये जो भी आपका पहले एक ऑक्सीजन जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, फिर चौथा जुड़ता है, तो ये एक कैस्केड रिएक्शन, एक कैस्केड वे में जुड़ रहा होता है। तो जब हमारे जो हीमोग्लोबिन वाले, वेट, यहां बनाते हैं, तो ये जो हमारे आरबीसीज लेके आ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ठीक, यहां से हमारे हार्ट ने भेजा, तो ये लेकर के आए यहाँ पर, ठीक है, एल्वेलाई के पास। और एल्वेलाई में मैंने अभी आपको बताया था कि एल्वेलाई के पास हमारे ऑक्सीजन है। तो ये जो भेजा गया है हार्ट से इस आरबीसी को, जो कि पूरी की पूरी तरह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है, वो क्या करेगा? वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एल्वेलाई में छोड़ देगा। और जो एल्वेलाई में हमारे बाहर से, लाइक फ्रॉम द नोज टू द ब्रोंकियोल, फिर एल्वेलाई, ऑक्सीजन आ रहा है, उसको आरबीसी में वापस से हमारे छोड़ देगा, क्योंकि वहां पर उसका इंतजार हीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ठीक, एंड इस ऑक्सीजिनेटेड ब्लड का काम क्या है? इस ऑक्सीजिनेटेड ब्लड का काम है कि ये ब्लड अब हमारे टिश्यूज, ब्रेन, हार्ट, लाइक ब्रेन हो गया, टिश्यूज हो गए, अदर ऑर्गन्स हो गए, उनके पास जाएगा। फिर क्या होगा? फिर मान लो कि अब यहाँ पर, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजिनेटेड ब्लड आ गया,
तो हम अब उसका उपयोग करना चाहेंगे। तो उसका उपयोग होगा हमारे टिश्यूज, ब्रेन्स, ऑर्गन्स, इन सब में। तो अब हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज, ब्रेन को दे देगा। ठीक है, टिश्यू और ब्रेन को ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है उसे दे देगा, ऑक्सीजन युक्त हमारा ब्लड। ठीक है, फिर इसका उपयोग करके टिश्यूज क्या करेंगी, एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगी। और जब एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CO2। एंड ये CO2 जैसे ही मिलेगा, ठीक है, टिश्यूज, ब्रेन, ऑर्गन्स के द्वारा जो CO2 बाहर निकलेगा हमारे ब्लड में, वो फिर से डीऑक्सीजिनेटेड हो जाएगा। फिर से डीऑक्सीजिनेटेड जो ब्लड है उसको हार्ट जो है वो पंप करेगा लंग्स के पास। लंग्स में एल्वेलाई जो है वो गैसेस एक्सचेंज कराएंगी, उन्हें फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगी, फिर हार्ट के पास आएगा, फिर पंपिंग हो जाएगी टिश्यूज एंड हमारे अदर ऑर्गन्स के पास। तो ये पूरी तरीके से आपका रेस्पायरेशन कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, सिर्फ हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी हमने सांस ली, सांस छोड़ी। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के दौरान जब हम एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, तो वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और ब्रीदिंग जो है सिर्फ एक मैकेनिकल फिजिकल रिएक्शन है जिसमें हम केवल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। समझ गए? तो ये आपने समझा कि कैसे हमारा ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान किस तरीके से उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है बॉडी को एटीपी बना करके। अब मेरी बात समझो कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इनमें आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का काफी ज्यादा आपको देखना पड़ता है यूज। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो ग्रुप ऑफ गैसेस में एक सिंगल गैस एक्सर्ट कर रही है। जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, देयर आर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, ओके, एंड उसमें से हमने बांट रखा है कि 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे नाइट्रोजन कहलाएंगे, 25 स्टूडेंट्स ऑक्सीजन कहलाएंगे, 25 स्टूडेंट्स आपके हीलियम कहलाएंगे, 25 स्टूडेंट आपके मान लो जेनॉन, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो कहलाएंगे। अब इस पूरे 100 में, 100 स्टूडेंट्स में ओनली दीज 25 जो हमारे स्टूडेंट है जिनका नाम ऑक्सीजन है वही काम कर रहे हैं। सभी के सभी 75 अलग जो बच्चे हैं वो अपना कोई काम उतना नहीं कर रहे हैं, उस दौरान प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जब 2 से 3 बजा तो 2 से 3 बजे के दौरान जो हमारे ऑक्सीजन नामक 25 स्टूडेंट हैं वो फुल काम में लग चुके हैं। तो उस दौरान जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कौन सा जो गैस है वो काम कर रहा है, ऑक्सीजन गैस काम कर रहा है। तो हमने देखा कि ग्रुप ऑफ गैसेस में जब एक सिंगल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे ही अपन पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इतने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में केवल ऑक्सीजन नामक जो ग्रुप है वही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वही काम कर रहा है। दूसरे हमारे नाइट्रोजन, जेनॉन एंड हीलियम नहीं, वो प्रेशर या काम एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। सो ग्रुप ऑफ गैसेस में जो पर्टिकुलर गैस होगी जब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी तो उसे हम कहेंगे सिंगल गैस इन अ ग्रुप ऑफ गैस जब प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो उसे हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम देखते हैं, एक मिनट, पता नहीं क्यों ना मुझे ये सही करना है क्योंकि ये मुझे इरिटेशन दे रहा है। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको मुझे सही से करना है। ठीक है, चलो। अब
क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम देखते हैं कि PO2 जो है वो 100 होता है, लाइक टिश्यूज वगैरह में अगर आप देख लो, और PCO2 जो है वो आप मान लो कि 40 हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो पार्शियल प्रेशर को अपन जो यूनिट है जिसमें हम नापते हैं वो होता है mmHg, मर्क्यूरिक, ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरिक, ऐसे करके हम इसको नापते हैं। तो टिश्यूज वगैरह में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा कहाँ रहा है, मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज हो गए, ब्रेन हो गए, ऑर्गन हो गए, उन्हीं के पास जाएंगे, है ना। तो ये टिश्यूज, ब्रेन एंड ऑर्गन्स के पास हमारे जो PO2 है यानी हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 100 है। ठीक है, ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिच है, एंड जो हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो इस दौरान अभी 40 है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड कैपिलरीज में हम देखते हैं कि जो हमारा PO2 होता है वो कम होता है, लाइक वो हो जाएगा 40, तो PCO2 जो है वो आपका 45 mmHg देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर किसकी मात्रा ज्यादा हुई, यहां पर मात्रा ज्यादा हो गई हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की। दैट इज वाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहला रही है। समझ रहे हो, PO2 PCO2 आपको समझ में आया। तो ये जो PO2 एंड PCO2 है इसका रोल क्या है, तो इसका रोल अपन के जो ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है उससे बहुत ज्यादा आपको रोल जो है वो देखने को मिलेगा। अब बेसिकली PO2 एंड PCO2 क्या है कि PO2 में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर, ऑक्सीजन जो है उस टाइम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो पार्शियल प्रेशर, तो वो PO2 कहला रहा है, और CO2 जब पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करिए तो वो PCO2 कहला रहा है। तो टिश्यूज वगैरह में आप देखते हो कि PO2 जो है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो 100 mmHg होता है और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का काफी कम हो जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड में आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा देखते हो और ऑक्सीजन का कम देखते हो। ठीक, तो दिस इज अबाउट द पार्शियल प्रेशर, द लाइक एफिनिटी, ये सब। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या बताता है, ये कर्व आपको ये बताता है कि हाउ इफेक्टिवली ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन टू टिश्यू। यानी जो हम यहाँ पर बोल रहे थे, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ये टिश्यूज के पास, ब्रेन के पास, ऑर्गन के पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर घूम रहा है, ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन भरा पड़ा है, और वो क्या है, वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसका मतलब क्या है कि Hb है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि Hb लव्स ऑक्सीजन। तो अब जो हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा डिसोसिएशन कर्व है वो आपको ये बताता है कि कैसे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज, ब्रेन एंड ऑर्गन तक रिलीज कर रहा है। मतलब कितने इफेक्टिवली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को हमारी टिश्यूज सेल या ब्रेन सेल या ऑर्गन्स के पास उस ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन मिलेगा तो ही हम एटीपी को जनरेट कर पाएंगे, एटीपी हमारे लिए एनर्जी है ना। तो ये बता रहा है कि इस डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन कितना इफेक्टिवली बाहर निकल रहा है, और कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो पकड़ के हमारे एचबी ने रखा हुआ है ना, क्योंकि एचबी तो भाई प्यार कर रहा है उससे, तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेगा, वो तो उसको पकड़ के रखना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन उससे प्यार करता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को रोकेगा नहीं कि तुम अपना काम ना करो, तो वो इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा कि जा भाई तू अपना काम कर, जिस लिए तू आया है बॉडी में उस लिए तू अपना काम कर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अपनी प्रेमिका को छोड़ देते हैं कहाँ, टिश्यूज के पास, ब्रेन के पास और ऑर्गन्स के पास, कि आप जाइए वहां पर जाकर के एनर्जी आप प्रोड्यूस करिए। ठीक, अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो कितना इफेक्टिवली ऑक्सीजन को इन टिश्यूज, ऑर्गन, ब्रेन के पास रिलीज कर रहा है, यही दर्शाता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है। वो नाम ही बता रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, यानी हीमोग्लोबिन किस तरीके से डिसोसिएट कर रहा है ऑक्सीजन को अपने से। हीमोग्लोबिन लव्स ऑक्सीजन,
ठीक है, लेकिन अब वो अपने आप से उसको छोड़ भी रहा है कि ठीक है आप जाओ, आप डिसोसिएट हो। तो ऑक्सीजन को किस तरीके से हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर रहा है खुद से, यही दर्शाता है हमारा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक, अब बेसिकली नॉर्मली अगर हम इस कर्व को देखेंगे तो ये सिग्मोइड शेप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पढ़ते हैं थ्योरी। Oxygen hemoglobin dissociation curve demonstrate the relationship between partial pressure of oxygen and the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बताता है ऑक्सीजन के लिए, shows how effectively hemoglobin releases oxygen to the tissues. ठीक, अब जो हमारा हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है विथ ऑक्सीजन डिपेंड करता है हमारे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं कि सिग्मोइड एस शेप का आपको ये कर्व देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर बोला ये जा रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। बेसिकली यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि हमारे हीमोग्लोबिन के पास ऐसे 4 साइट थे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ऐसे साइट थे ना, और बीच में सेंटर में ऐसे था सेंटर पॉइंट। तो ये जो 4 डिफरेंट साइट्स हैं जो ऑक्सीजन के लिए बनी हुई हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो आकर के बाइंड कर रहा है। ठीक, तो बाइंडिंग के दौरान पर आपने देखा कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो रही है। अब चारों जुड़े हुए हैं, तो कैसे एक एक करके हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाए, यही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व है वो ऐसे सिग्मोइड शेप का होता है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊं तो आपसे मैं स्लाइड्स पर हाँ यहाँ पर मैं बात करती हूँ। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर यू। सो बेसिकली देयर इज अ वाई एक्सिस, ओके, representing the saturation percentage of our oxyhemoglobin, and there is a x-axis which is representing the partial pressure. ठीक है, तो दो यहाँ पर हमने देखा, एक हमने देखा वाई एक्सिस जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन परसेंटेज। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन परसेंटेज एस लिख रही हूं मैं। ठीक है, क्या लिख रही हूं यहाँ पर, एस, सेचुरेशन परसेंटेज, ये 5 नहीं है, एस है। ठीक है, और दूसरा एक्स एक्सिस पे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं बोल रही हूं एक्स, तो एक्स का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्रुप ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन जो है वो कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो आपको एक्स एक्सिस पे देखने को मिलेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है उसकी परसेंटेज जो है वो वाई एक्सिस पे आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो वाई एक्सिस है, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड है, वो चीज कौन बता रहा है, वो चीज हमें बता रहा है हमारा वाई एक्सिस। तो ये हीमोग्लोबिन हो गया, इससे मैंने 4 ऑक्सीजन को जोड़ दिए। तो सिर्फ एक ही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे हीमोग्लोबिन होंगे ना, हमारे आरबीसी जो हैं वो बहुत सारे हैं नंबर में, तो उनके पास बहुत सारे हीमोग्लोबिन होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लाइक बाइंडिंग हो रही होगी ऑक्सीजन की। सो एक टर्म याद रखना कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा हमारे हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ऑक्सीजन जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा उतना ही ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि दिस हीमोग्लोबिन लव द ऑक्सीजन, और जब हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एक साथ कपल बनते हैं तो उनका हैशटैग होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हमने ले लिया उनकी जो लवर हैं उनके नेम से, और हीमोग्लोबिन ने अपना पूरा नाम रखा, तो कपल गोल हैशटैग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है,
तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, लाइक ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का हैशटैग वायरल होगा। ठीक है, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैशटैग बन गया। जितना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, देयरफॉर उतना ही ज्यादा हम देखेंगे कि सैचुरेशन हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है यार, जितना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जुड़ेगा उतना ज्यादा आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैशटैग वायरल होगा, और उतना ही ज्यादा हम देखेंगे कि हमारे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड एवरीथिंग हैव अ सैचुरेशन। नाउ व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन मतलब कि अपन के पास जितनी कैपेबिलिटी है हम उतना कार्य कर रहे हैं। अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं 1 घंटे में केवल 10 कॉपी चेक कर पाऊंगी, तो मैं, अगर मेरे पास 8 कॉपी होगी और 5 कॉपी होगी, तो मैं सेम एनर्जी, अब मेरे पास 5 कॉपी है, मैं आराम से 5 कॉपी को चेक कर रही होंगी। 8 कॉपी आएगी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उस कॉपी को चेक करूंगी। 10 कॉपी आएगी तो मैं उसको अपने मैक्सिमम एनर्जीज लगा करके उन 10 कॉपी को चेक कर दूंगी विद इन 1 आवर। लेकिन 1 घंटे में अगर आप 10 से ज्यादा कॉपी मुझे ला करके दोगे, तो मैं कितना भी एनर्जी लगा लूं, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, मैं उस 10 से आगे नहीं जाऊंगी। दैट मीन्स 10 इज माई सैचुरेशन पॉइंट, कि अब मैं 10 कॉपी से ज्यादा चेक नहीं करूंगी। भले देखो, एक होता है सैचुरेशन पॉइंट, जैसे कि लिफ्ट और सीढ़ी की मैं बात करूं, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। सीढ़ी का कोई सैचुरेशन पॉइंट होता ही नहीं है, सीढ़ी पे लोग आते जाते हैं हमेशा, है ना। लेकिन लिफ्ट का सैचुरेशन पॉइंट होता है। लिफ्ट के सैचुरेशन पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि अगर लिफ्ट की कैपेबिलिटी है कि वो 4 इंसान को एक साथ चढ़ा सकता है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द 5th फ्लोर, तो वो जब एक इंसान आएगा तो भी वो नॉर्मल एनर्जी से अपना लेके जा रहा होगा, 2 इंसान को भी नॉर्मल एनर्जी से लेके जाएगा, 3 इंसान को भी लेके जाएगा, चौथे में थोड़ा सा वेट होने की वजह से हो सकता है कि वो क्या करे, अपनी पूरी एनर्जी लगा दे और सेम स्पीड से वो उसको चढ़ा करके लेके चला जाएगा। लेकिन क्या अगर 10 लोग आकर के लिफ्ट के पास खड़े हो गए तो लिफ्ट 10 को लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसका सैचुरेशन पॉइंट कितना है? 4 लोग। 4 से अधिक वो लिफ्ट किसी को नहीं लेके जा सकता है। तो 4 इज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लिफ्ट। द नेक्स्ट 6 पीपल हैव टू वेट फॉर देयर नेक्स्ट टर्न, कि कब मेरी टर्न आई। जब वो 4 लोगों को छोड़ के आएगा तभी फिर 4 लोग भरेंगे, और फिर से वो भरने के बाद वो आगे क्या करेंगे, जाएंगे। तो सैचुरेशन पॉइंट इज कि मैक्सिमम एनर्जी, जितनी कैपेबिलिटी है, इंसान उतना काम करता है। आप उस पर और काम ठेलोगे, वो नहीं करेगा, उसकी उतनी ही सैचुरेशन पॉइंट है। वैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन का भी है, कि जितना ज्यादा हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता जाएगा उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हमारे ब्लड में भी जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो इंक्रीज होता जाएगा। समझ गए? नाउ अब मैं अपने टर्म्स में आपको इन चीजों को और ज्यादा समझाती हूँ। नंबर सिस्टम से थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। लाइक चलो ऐसे करते हैं, दिस इज ए 0, दिस इज 25, दिस इज 50, दिस इज 75, and this is 100. Again, this is 25%, this is 50%, this is 75%, this is 100. ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जो हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये 25 mmHg, 50 mmHg, 75 mmHg, 100 mmHg, क्योंकि हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं और वो मेजर्ड होता है मिलीमीटर मर्करी mmHg में। लेकिन यहाँ अपन परसेंटेज की बात करें तो 25%, 50%, 75%, 100%। ठीक है। सो नॉर्मली जो कर्व होता है वो आपको सिग्मोइड कर्व यानी एस शेप का कर्व आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें हमारे पहले लाइक नॉर्मल कर्व की, तो वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। उसको हम ड्रॉ करते हैं कि जब 98% सैचुरेशन होता है तो उस दौरान पर आपको देखने को मिलता है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 100%। ठीक है, कितना आपको देखने को मिल रहा है पार्शियल प्रेशर? 100%। तो 100% पे आप देखते हो कि जो पार्शियल प्रेशर जो सैचुरेशन है वो कितना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का? 98%। मतलब कि 98% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास 100% लाइक
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, तो उस टाइम पर 98% हम देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है। उसका सैचुरेशन पॉइंट इतना है कि अभी 98% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकता है। समझ रहे हो? तो सिग्मोइड कर्व में आप कुछ इस तरीके से कर्व देखते हो, कुछ इस तरीके से आपको एस शेप का कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, और अच्छे से बना देते हैं ऐसे करके। ठीक, इस कर्व में यू हैव अ नॉर्मल, यहां पर ऐसे आपको ये कर्व इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये मैंने ऐसे कर्व बना दिया। अब देखो, दिस इज अ नॉर्मल सिग्मोइड कर्व। नॉर्मल सिग्मोइड कर्व जो होता है वो सिग्मोइड कर्व इस वजह से होता है ड्यू टू टेंस एंड रिलैक्स कॉन्फ़िगरेशन। जब हाई PO2 है, ठीक है, याद रखना, जब पार्शियल प्रेशर हाई है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना है, 100 है, तो जब हाई पार्शियल प्रेशर है दैट मीन्स कि इट डज नॉट लाइक हाई O2 सैचुरेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई देखने को मिल रहा है तो हमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो पोर्शन है वो हाई देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सैचुरेशन पॉइंट जो ऑक्सीजन का है वो आपको 98% देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो कि 98% जो हमारा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है जब हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि 50 पे, ठीक है, हमारा 50 यानी पार्शियल प्रेशर जब हाफ होगा, 50 होगा, तो वहां पर आप देखते हो कि 83% देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट। कितना हो जाएगा, 50। तो यहां पर PO2 जब 50 होगा, 50 mmHg होगा, तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 83% आपको देखने को मिलेगा। वहीं 25 पे आपको क्या देखने को मिलता है कि 25 पे यू विल गोना सी, ये 25 थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो एक्चुअल कर्व होता है उससे काफी अच्छा बनता है। जब आप एक्चुअल कर्व लेकर के बनाते हो ना तो वो अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि आप जब 25% की बात हो रही होती है ना तो वहां पर जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 26, अरे सही तो बनाया था मैंने, 25 पे आपको PO2 जब 25 है तो आपका सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है SO2 वो 26% आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आपका जो सिग्मोइड कर्व है वो बनने को देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, समझो मेरी बात। जैसा मैंने आपको कहा कि हीमोग्लोबिन जो है वो जुड़ता है ना, हीमोग्लोबिन जो है वो जुड़ता है ऑक्सीजन से। तो जब पहले पहले ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है हीमोग्लोबिन से तो काफी डिफिकल्ट होता है जुड़ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले पहले जब आकर के जुड़ता है तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी शो करता है ऑक्सीजन। मान लो ये ऐसे हीमोग्लोबिन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है तो कोऑपरेटिव मैनर में पहले जो कुछ आपके टाइम्स होते हैं उस टाइम पर आप देखते हो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है कि वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही पहला बाइंडिंग साइट पे, मान लो ये हीमोग्लोबिन है, तो जैसे ही पहले बाइंडिंग साइट पे डिफिकल्टी होकर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन जो है वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने लगता है। तो ये कर्व एक्चुअल में ऐसे बढ़ जाता है, एक्चुअल में बढ़ जाता है, ठीक है। एक एक होता है ना सडन चेंज आपको देखने को मिलता है कि पहला वाला डिफिकल्टी से जुड़ा, उसके बाद आप देखते हो कि जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बन जाता है। फिर जैसे ही पूरे के पूरे साइट्स हमारे हीमोग्लोबिन जो है उसके जुड़ गए, लाइक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं जोड़ सकता हूँ,
इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन वो थक जाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मैं नहीं जोड़ सकता हूँ तुमसे, लाइक ऑक्सीजन को नहीं जोड़ सकता हूँ। तो फिर एक नॉर्मल आपका सैचुरेशन पॉइंट बन जाता है कि बस अब 100% जब ऑक्सीजन जुड़ गया, तो उस टाइम पर हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेट हो जाता है, उसकी कैपेबिलिटी खत्म, उसका हो गया कि भाई अब मेरे से नहीं जुड़ पा मैं नहीं जुड़ पाऊंगा अब। तो वो उनका नॉर्मल सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। दैट इज वाई ये सिग्मोइड कर्व का बनता है, जहाँ फर्स्ट कुछ टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से थोड़ी डिफिकल्टी से होती है, फिर जल्दी से एकदम सडन चेंज से बहुत जल्दी 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 ऑक्सीजन जो है वो जुड़ने लगते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। और जैसे ही हीमोग्लोबिन के सारे साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो दोबारा से एक आपको ऐसे एक सीधी लाइन देखने को मिल जाती है कि काम अपना हम करते जाएंगे। अब कितना भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ जाए, हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज नाउ सैचुरेटेड। अब वो जुड़ेगा तभी जब ऑक्सीजन को वो टिश्यूज तक पहुंचा दिया होगा। समझ रहे हो? मैंने बोला था ना कि हार्ट जो है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो ये फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज, ऑर्गन, ब्रेन, इन सब के पास जा रहा है। तो आपको ये डिसोसिएशन कर्व बताता क्या है कि कितना आसानी से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारे ऑक्सीजन को छोड़ रहा है टिश्यूज, ऑर्गन एंड ब्रेन के पास। तो जैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है, यहाँ पर दिस इज सैचुरेटेड, वो अपना काम कर रहा है, वो सैचुरेटेड हो गया, उसके पास कोई साइट खाली नहीं है ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। अब वो तभी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा जब उसके पास ऑक्यूपाइड जो स्पेस पे ऑक्सीजन हैं, वो तभी बाइंड करेगा जब उन ऑक्सीजन को वो इन टिश्यूज, इन ऑर्गन्स एंड इन ब्रेन्स के पास वो छोड़ चुका होगा और उसकी साइट खाली हो चुकी होगी। समझ रहे हो? तो जब जगह खाली होगी तभी जो नए ऑक्सीजन होंगे वो बाइंडिंग की प्रोसेस करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व। अब इनको इस कर्व को क्या होता है कि इस कर्व को एक बार पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पहले देखो ये बाइंडिंग ऐसे हो रही होती है, फिर कुछ सडन चेंज आता है, फिर एक ही बार से हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है, इसके कर्व में आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इस साइड में अगर गया तो ये राइट शिफ्ट कहलाता है कर्व का, और इस साइड में अगर कर्व में कुछ शिफ्ट हुआ तो वो लेफ्ट शिफ्ट कहलाता है। तो ये राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट भी अपने लिए लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी मैं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो सिग्मोइड कर्व क्यों हो रहा है? इनिशियली जो पार्शियल प्रेशर होता है वो राइज होता है हमारे ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन बिल्कुल खाली है, ऑक्सीजन चाहेगा कि हम जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएं। तब जो सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो इंक्रीज होता है स्लोली स्लोली, ठीक है, मैंने बोला ना ऐसे स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। फिर वंस एक बार जब पिकअप हो गया ऑक्सीजन ने, हीमोग्लोबिन ने एक ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, सैचुरेशन इंक्रीज हो जाता है बहुत फास्ट। तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। पहले तो कुछ इस तरीके से शुरू हुए, फिर ऐसे हो गए, ठीक है। फास्ट हो जाता है बिटवीन 15 टू 40 Hg, ठीक है, लाइक 25% टू 75% सेचुरेशन। बियॉन्ड जैसे ही 40 Hg जाता है फर्दर, PO2 जो है वो डज नॉट चेंज सेचुरेशन मच, फिर वो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ऐसे हो जाता है सीधा। तो ये बना ना ऐसा सिग्मोइड कर्व, समझ रहे हो? अब फर्दर राइज PO2 does not changes the saturation much because जो saturation है it cannot go beyond 100%। अब 100% ऑक्सीजन जुड़ गया हमारे हीमोग्लोबिन से, तो उस 100% के बाद तुम क्या जोड़ लोगे? है ना? एक बार पार्शियल प्रेशर 100 चला गया ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए वो 100%, तो फिर और कितना जोड़ोगे? 100% जुड़ गया, बियॉन्ड द 100% तुम क्या जोड़ना चाह रहे हो? तो फिर वो अपना एक सिंगल ऐसा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ये सिग्मोइड जो कर्व है वो देखने को मिलता है, ठीक। फिर हमने ये सब पढ़ा, पूरा समझा, पूरे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझे। अब अपन बात करेंगे या द थ्योरी पोर्शन, दैट इज आवर curve is sigmoid as shape illustrate the relationship between the partial pressure of oxygen and the percentage saturation of hemoglobin। हाई प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन लेवल का, जैसे हमारी लंग्स में और ऑक्सीजन भर भर के, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो एल्वेलाई में बहुत सारा ऑक्सीजन है ना? तो वहां पर हम देखते हैं लंग्स में जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड कर रहा होता है ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रेडली, लीडिंग टू द हाई सेचुरेशन। मतलब हीमोग्लोबिन पूरा खुश है कि भाई जल्दी आओ ऑक्सीजन, जल्दी आओ।
तो लंग्स में क्योंकि एल्वेलाई है, एल्वेलाई के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन फुल्ली खुश होकर के बाइंड किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो उसका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही लो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं, जैसे टिश्यूज़ वगैरह में, क्योंकि टिश्यूज़ में ऑब्वियसली हमें हार्ट के द्वारा ऑक्सीजन भेजना है। तो टिश्यू वेट करेगा कि कब हमारे हार्ट जो है वो लंग से कनेक्ट करेंगे, लंग जो है वो उनको भेजेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर हमारे पास आएगा। तो हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो कम होता है। तो हीमोग्लोबिन उस टाइम पे ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा ताकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के पास पहुँच पाए और एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाए। तो यही हमारा सिग्मॉइड कर्व है। अब इन कर्व को अफेक्ट भी होता है। टेक द स्क्रीनशॉट। इस कर्व में अफेक्शन, अच्छा, कर्व का अफेक्शन देख लेते हैं कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट भी इसमें होता है। जैसे ही इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर होता है 50%, यानी कि एफिनिटी डिक्रीज हो गई। अभी इसको समझाती हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि यू कैन कनेक्ट विथ मी, ठीक है, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अभी यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपके हर एक टॉपिक को हलवा क्लियर किया जाता है। एंड अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग ऑन मी, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। ओके, बिकॉज वहां पर मैं आपको बहुत सारे बेनिफिशियल थिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। We will talk this like further now. You can also join me on Telegram and follow me on Instagram. इंस्टाग्राम पे आपको सिंपली आंचल09, ठीक है, ये सर्च करोगे आपको मेरा पेज मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट माई पर्सनल थिंग, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ, वहाँ पर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो वहाँ पर आपको मेरी लाइफ से जुड़ी चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। वहाँ मैं अनफिल्टर्ड इंसान हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनली मुझे जानना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अपने नोट्स एंड ऑल के लिए गो टू नोट्स हो गए, फर्दर लाइक मोर एमसीक्यूज हो गए, उनके लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती थी, तो अब ये क्यूआर मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है, स्क्रीनशॉट लोगे, स्कैन करोगे, आप मेरे चैनल्स पर पहुंच जाओगे, ठीक है। टेलीग्राम से मैं आपको गो टू नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी का पूरा यूनिट 1 से यूनिट 8 के मैंने गो टू नोट्स प्रोवाइड किए हैं। फर्दर जुअलॉजी का भी मैं करने वाली हूँ। तो ज्वाइन कर लोगे जितना जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिग्मॉइड कर्व की अगर हम बात करें तो राइटवर्ड शिफ्ट अगर होता है हमारे सिग्मॉइड कर्व का, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज हो गई है, ऑक्सीजन रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम देखेंगे कि हमारा कर्व राइट शिफ्ट की तरफ गया, दैट मीन्स कि हमारे टिश्यूज में बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है वो छोड़ रहा है, क्योंकि हमारे टिश्यूज को जरूरत है कि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी हमें मिले। हम जरूर कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जहां पर हमारी टिश्यूज को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा होगा ताकि वो ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करे। दिमाग लगाओ कि कब ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़े और हम एनर्जी ज्यादा वहां पर यूज कर रहे हो। यस, वेरी गुड। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जब हम रनिंग कर रहे होंगे, जब हम डांसिंग कर रहे होंगे, ठीक है, उस दौरान पर हमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। जब हम दौड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, देन हम एक्सरसाइज ऑब्वियसली, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है और वहां ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो आप देखते हो आप हाफने लगते हो, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन आपको ज्यादा लेना है, तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, फिर वो हार्ट के पास जाएगा और फिर हार्ट जो है वो टिश्यूज तक छोड़ेगा और आप अपनी एक्सरसाइज, रनिंग या वॉट एवर यू आर डूइंग वो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो राइट शिफ्ट आपको क्या बता रहा है कि हमारा ऑक्सीजन कितना जल्दी जो हीमोग्लोबिन से है वो छूट करके हमारी टिश्यूज तक पहुंच रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, उस टाइम पर राइट शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। पीएच अगर डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी का, तो उस टाइम पर राइट शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो आपको राइट शिफ्ट दिखेगा। और 2-3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यानी 2-3 बीपीजी जो है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी दिखाता है, मतलब कि कितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है, कितनी जल्दी जल्दी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो रही है ऑक्सीजन की, वो दर्शा रहा है लेफ्ट वाला शिफ्ट, ठीक है।
तो ये कैसे होगा? जब CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाए, पीएच इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, या हमारा 2,3 BPG जो है उसका लेवल डिक्रीज हो जाए, तो वहां पर आपको यही जो सिग्मोइड कर्व है वो थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली यहाँ पर हम फिगर वाइज समझें, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एस शेप सिग्मोइड कर्व होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जब 50 होगा तो आप देखोगे कि जब राइट साइड में है तो वहां पर आप देख रहे हो कि एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब डिक्रीज कैसे होगी? हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए, और ये तो मैंने बता ही दिया, तो ये दोबारा से मुझे क्या ही बताना। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुझे आपको दिखाना था कि राइट वर्ड शिफ्ट में जब ये जाता है तो इसे हम बॉहर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉहर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जब हमारा सिग्मोइड कर्व जो है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हम देखते हैं कि हमारा जो पीएच होता है, हम हमारा जो उस टाइम पर पीएच होता है वो थोड़ा सा मोर एसिडिक हो जाता है, क्योंकि पसीने आने लगते हैं, है ना? तो वो पीएच जो है हमारी बॉडी का वो क्या हो गया? एसिडिक हो गया। फिर ऑब्वियसली टेम्परेचर, हम जितना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी उतनी गर्म होती जाती है। आप कभी देखना, सोचो ना, मैं तो चलती हूँ, अगर मैं धूप में मैं बहुत तेज तेज चल रही हूँ तो मेरी बॉडी लिटरली पूरी हीट कर जाती है, मेरे पूरे गाल वगैरह पूरे लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर मेरी बॉडी का हाई हो रहा है। ठीक है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चल रही हूँ तो उस टाइम पर मैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस ज्यादा कर रही हूँ, मैं हाफूंगी। हाफने का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम ऑक्सीजन लेने के लिए अपने मुंह भी खोल लेते हैं हाफने के दौरान कि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में चला जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी जा रहा है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाता है, और जो 2,3 BPG है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो राइट शिफ्ट में आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगर मान लो पूछ ले आपसे कि नॉर्मल सिग्मोइड कर्व एस शेप का है, वो अगर राइट शिफ्ट कर रहा है तो कौन कौन से रीजंस होंगे जिसकी वजह से राइट शिफ्ट होगा? तो बहुत ईजी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सभी फैक्टर्स में अगर पीएच जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, और सभी के सभी इंक्रीज है, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, 2,3 BPG, ये सब इंक्रीज है, सिर्फ पीएच ही जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा राइट शिफ्ट में हमारा सिग्मोइड कर्व जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स से, फैक्टर्स में आपने क्या क्या देखा? टेम्परेचर, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2,3 BPG। ओके, तो दीज आर द प्रभावित करने वाले तत्व ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चल रहे होगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस कि इस शिफ्ट का क्या, ये जो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो ये जो शिफ्ट होते हैं डिसोसिएशन कर्व्स में, ये इनेबल करते हैं बॉडी को टू अडेप्ट ऑक्सीजन डिलीवरी अंडर वेरिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मान लो कि हमारी बॉडी में ना ऐसा कोई शिफ्ट हो ही नहीं रहा होता, ना राइट शिफ्ट जा रहा होता ना लेफ्ट शिफ्ट जा रहा होता, सिर्फ हमारा जो एस शेप है वही बना हुआ है, सिर्फ सिग्मोइड शेप ही बना हुआ है, तो क्या हमारी बॉडी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाती क्या? क्या आप सीरियसली आप एक्सरसाइज कर पाते? नहीं कर पाते। आप रनिंग कर पाते? नहीं कर पाते। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो शिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट और राइट में इस डिसोसिएशन कर्व के, वो सीरियसली हमें इनेबल कर रहा है कि हम किसी भी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लें, है ना? फॉर इंस्टेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज CO2 प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि हमारे टिश्यूज उस टाइम पर काम कर रहे होते हैं, पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप फुल एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके टिश्यूज भी लगे पड़े हैं कि हाँ भाई कर कर तू एक्सरसाइज कर, अपन इधर एनर्जी दे रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एटीपी जब बन रहा है, जब वो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी दौरान पर बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, टिश्यूज आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और बाई प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो उस दौरान आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ गया, है ना? CO2 लेवल बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ गया, है ना? जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ हमारे डिसोसिएशन कर्व का, और फैसिलिटेटिंग जल्दी 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 ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन रिलीज करेगा कि तू जल्दी जा टिश्यूज के पास और जल्दी जल्दी उसको एनर्जी बनवा, नहीं तो ये बंदा तो एक्सरसाइज कर करके बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लेफ्ट और राइट का शिफ्ट होना। अगर सिंपली एकदम रिजिड हम एस शेप का देखते तो हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर ही नहीं पाते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन
एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। एंड आई होप कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में 4 आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। बहुत ईजी है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल जिस तरीके से आप ब्रीदिंग कर रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे होगे तो सांस ले रहे होगे ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो सांस ले रही हूँ, तो दिस इज अ टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो एक्स्ट्रा एयर आप इनहेल कर रहे हो, लाइक आपने क्या किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती और सांस लिए जा रहे हो। लाइक अभी मैंने ऐसे किया, ठीक है, मैंने सांस ले ली, तो वो फोर्सफुली सांस ली ना, तो उससे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, आईआरवी। और हम नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हैं तो वो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करें ऐसे करके, तो वो हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, सॉरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है। नॉर्मल वाला टाइडल, नॉर्मल में जब हम एक्स इनहेल कर रहे हैं फोर्सफुली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर ले रहे हैं, तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्स्ट्रा एयर जब छोड़ दे रहे हैं तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? अब ये जो फोर्स्ड इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो चल रहा है, तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उस दौरान पर हमारे लंग्स में जो रेजिडुअल यानी बचा हुआ जो एयर हमारे लंग्स में बच जा रहा है, वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। तो एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सहेलेशन इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। बहुत इजी था ये। ठीक है। Then we have a respiratory capacities also. We have 4 respiratory volumes and we have 4 respiratory capacities. Respiratory capacities में you have a vital capacity, inspiratory capacity, functional residual capacity and total lung capacity. Vital capacity क्या होता है? सबको जोड़ दो। ठीक है। पहले क्या समझे? पहले अपन टाइडल वॉल्यूम क्या था? टाइडल वॉल्यूम मैंने क्या बताया? टाइडल वॉल्यूम जो है टीवी, टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की चल रही है, तो टाइडल वॉल्यूम को जोड़ लो प्लस आईआरवी, मतलब कि जो आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो और फोर्सफुली जो सांस छोड़ रहे हो, इन तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो वो वाइटल कैपेसिटी यानी कि ओवरऑल वाइटल कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि हमारी वाइटल कैपेसिटी क्या है? जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जब एक्स्ट्रा हम इनहेल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो वो सब मिला करके हमारी वाइटल कैपेसिटी हो गई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? जब हम टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल सांस ले रहे हैं और जो इनहेलेशन के दौरान एक्स्ट्रा एयर ले रहे हैं, उसको जब जोड़ दोगे तो वो हमारी आईसी यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? एफआरसी, जब हम एक्सहेलेशन एक्स्ट्रा लाइक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एयर छोड़ रहे हैं, और जो हमारा आरवी है, जो जो हमारे लंग्स में एक्स्ट्रा एयर बच गई, उनको जोड़ दोगे तो वो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। रेजिडुअल यानी कि रेजिड्यू, जो बचा कुचा एयर हमारे लंग्स में बच गया। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दो, इनहेलेशन आईआरवी को जोड़ दो, ईआरवी को जोड़ दो, आरवी को जोड़ दो, ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो हो गई। तो वॉल्यूम हमने देखा, ठीक है, रेस्पिरेटरी के, जो कि टाइडल वॉल्यूम थे, आईआरवी थे, आईईवी थे, एंड सॉरी ईआरवी थे, एंड आपका आरवी था। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में क्या है कि अगर हम वाइटल कैपेसिटीज की बात करें दिस, तो वाइटल कैपेसिटीज क्या है? आईआरवी प्लस टीवी। ये लाइन कहां तक जा रही है? देखो यहां तक जा रही है। इसमें हमारा आईआरवी आ रहा है, इसमें हमारा टीवी आ रहा है, और हमारा ईआरवी आ रहा है। तो ये तीनों जब जोड़ रहे हो, देखो ये तीनों जोड़े तो यही तो बना वाइटल कैपेसिटी। समझ गए? तो ये हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गई। नाउ वी हैव अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज आईसी। तो ये हमारा आईसी की अगर हम बात करें तो ये हमारी आईसी हो गई। अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है। आईसी में एक टाइडल वॉल्यूम आ रही है और एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रही है, जो कि आपको 3500 ml आपको देखने को मिल रहा है। फिर वी हैव अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यहां से है। इसमें कौन कौन आ रहा है? इसमें आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है और रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। देखो ये रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये देखो लेंथ सेम है ना? तो ये आपको बेसिकली एक चार्ट दिया हुआ है जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को कोरिलेट कर पा रहे हो।
अब टोटल लंग कैपेसिटी हमारी इतनी है। अब इसमें आप वॉल्यूम में देखो तो टोटल जो हमारा लंग कैपेसिटी है उसमें आईआरवी भी आ रहा है, टीवी भी आ रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ रहा है। तो बेसिकली ये पूरा जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है टोटल लंग कैपेसिटी में। तो ये चार्ट को आप अपनी कॉपी में जरूर बना लेना, ठीक है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में कोरिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर याद करना है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को, तो टीयर याद कर लेना फॉर द वॉल्यूम्स एंड विप याद कर लेना फॉर द कैपेसिटीज। टीयर में वी हैव अ टाइडल, इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। और कैपेसिटीज में वी हैव वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल कैपेसिटीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर होल यूनिट एक्चुअली। बस हमारा एक टॉपिक और बचा, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो न्यूरल कंट्रोल में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग को इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर्स के द्वारा। फिर पॉन्स जो न्यूमेटोटॉक्सिक एंड एपिनियोस्टिक सेंटर्स होते हैं, ये हमारे ब्रेथ रेट को और डेप्थ को रेगुलेट करते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल में आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स देख लिया जो रेस्पिरेशन को कर रहा है कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल्स में आप कीमो रिसेप्टर्स को देखते हो जो डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, ऑक्सीजन लेवल को, पीएच लेवल को। फिर वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि कैसे ब्रीदिंग को एडजस्ट किया जाए। CO2 ज्यादा हो गया है तो ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, सांस फूल रही है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लो। तो केमिकल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर आयोटिक एंड कैरोटिड, जो हमारी बॉडीज होती हैं, दे आर द कीमियो रिसेप्टर्स। ठीक है, हाई CO2 एंड लो पीएच पे आप देखते हो कि ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैंने बोला, जैसे अब एक्सरसाइज कर रहे हो तो टिश्यूज आर वेरी बिजी इन जनरेटिंग एटीपीज, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर यू। तो वहां पर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा काम लग रहा है, ऑक्सीजन यूज होता जा रहा है, यूज होता जा रहा है, और यूज हो रहा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी जब बन रही है तो CO2 भी बाहर निकल रहा है ना। तो बहुत ज्यादा CO2 आपकी बॉडी में जब हो जाएगा तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और पीएच लो हो जाएगा। तो उस दौरान पर आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो। लो ऑक्सीजन स्टिमुलेट करता है ब्रीदिंग बट लेस स्ट्रांगली देन द CO2। तो न्यूरल कंट्रोल हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया, वॉलेंट्री कंट्रोल में जो हमारा सेरिबुलर कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल कर सकता है। हम कुछ देर के लिए ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं ना अपने भाई बहन में कि चलो देखते हैं कौन जल्दी कितना देर तक सांस रोक सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला होता है। वो भी सोचेगा ये क्या तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई, लेकिन अब हम तो इंसान हैं हम इंसान हैं, हम तो रोकेंगे सांस। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहता है चलो ठीक है कर लो, तो वो भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो वॉलेंट्री कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो श्वसन पर जो नियंत्रण है वो आपके तंत्रिक तांत्रिक जो आपका न्यूरल है वो भी कर सकता है, रासायनिक कीमोरिसेप्टर्स भी कर सकते हैं, और वॉलेंट्री जो आपके एक्शन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया ही था। तो बेसिकली न्यूरल में आपने देखा कि जो पॉन्स है विच इज नियर टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, एंड दिस इज पॉन्स। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था, डेट इज वाई मैं इसको ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स आर द टू मेन न्यूरल कंट्रोल जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, so that is all about the today's video. Thank you for watching. This was a like uh, very complex topic, very complex unit and a vast unit. Okay, so basically I am very happy कि आज ये टॉपिक खत्म हुआ। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम यूनिट 6 पढ़ेंगे। 2 वीडियो आएगी बस यूनिट 6 में, एंड फिर आपका यूनिट 6 भी खत्म हो जाएगा। तो विद इन सम डेज मैं आपके यूनिट्स खत्म कर दूंगी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, सो प्लीज चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्त, अपने कलीग, जूनियर, सीनियर सभी के पास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।